हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमने जो है ना अभी तक 3 लेक्चर को कंप्लीट कर रखा है। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है पहले जाकर वो पहले के लेक्चर को अटेंड करेंगे। उनमें बताए गए जो भी कंटेंट है उसको बारीकी से समझेंगे, अपने नोट कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है। और फिर जाकर वो आगे के लेक्चर में कंटिन्यू रहेंगे। रेंडमली आप किसी भी लेक्चर को आप सीधा अटेंड करना शुरू करिएगा तो हो सकती है कि कंटेंट आपको समझने में कठिनाई हो। तो जब भी कोई चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करते हो तो एक सीरीज में पढ़ना शुरू कीजिए। पहले लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड और सो ऑन ऐसे ही पढ़िए। ठीक है। एप्लीकेशन पे नोट्स क्लास के तुरंत बाद अवेलेबल हो जाती है। तो जब आप क्लास कंप्लीट कर लेते हो तो अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन पे नोट्स मिल जाएंगे, आप आराम से उसे देखकर नोट्स तैयार कर सकते हो। जिससे क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन के टाइम में आपको रिवीजन में काफी जो है ना हेल्प मिलने वाली है। चलिए ठीक है, हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर ऐसा कुछ हुआ था कि आखिरी में जाकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है। तो हम जहां पे प्रॉब्लम आई थी हम वहीं से इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। क्लियर है चीजें? चलिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है बात कर लिए थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मानव नर जनन तंत्र का जो है सबसे पहला स्ट्रक्चर, मानव नर जनन तंत्र का जो पहला स्ट्रक्चर था जिसको हमने वृषण कोश कहा, वृषण कोश कहा, जिसको हमने स्क्रोटम कहा, स्क्रोटम के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। ठीक है। तो ये जो स्क्रोटम वाला टॉपिक है यानी वृषण कोश वाला टॉपिक है हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? जिन्हें अभी भी वृषण कोश के बारे में नॉलेज नहीं है वो पहले पीछे वाले लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। चलिए। उसके बाद जब वृषण कोश हमने समझ लिया था, वृषण कोश की बाहरी संरचना, वृषण कोश की आंतरिक संरचना, ठीक है, वृषण कोश किस तरीके से अरेंज होता है, वृषण कोश के अंदर किस तरीके से मसल्स का अरेंजमेंट होता है, स्पर्मेटिड क्या होते हैं, हमने पढ़ा था वृषण कोश पट्टिका क्या होती है, वृषण कोश कोष्ठक क्या होता है, डार्टोस पेशी क्या होती है, गुबर्नाकुलम क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि क्रीमेस्टर पेशी क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम में वो वृषण कोश के अंदर हमने डिस्कस किया है। चलिए। उसके बाद हम लोग गए थे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वृषण या फिर टेस्टिस कह रहे हैं। वृषण या फिर क्या कह रहे हैं, टेस्टिस कह रहे हैं। यही वाला टॉपिक हमने शुरू किया था, कुछ चीजें हमने बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर और कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास एंड हो गए थे। क्लियर है? तो जहां पे खत्म हुआ था ना हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज है? चलिए। तो लास्ट क्लास के अंदर जब हमने वृषण को डिस्कस किया था तो वृषण के बारे में हमने समझा था कि सर जी ये जो वृषण होता है ना, वृषण के बारे में हमने समझा था कि ये जो वृषण है यानी जो टेस्टिस है ये नर मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग है। ये एकदम पता होना चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि नर मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए। तो आपको आंसर क्या करनी होगी, वृषण यानी टेस्टिस आंसर करनी है। क्लियर है इतनी चीज है? वृषण कहाँ रहता है? तो वृषण जो है वृषण कोश के अंदर व्यवस्थित रहता है। वृषण जो है वृषण कोश के अंदर व्यवस्थित रहता है। आपने समझा था, आपने देखा था कि जो वृषण है ये जोड़े में पाया जाता है यानी इसकी संख्या जो है 2 होती है। क्लियर है? फिर हमने देखा था कि प्रत्येक जो वृषण है उसका औसतन अगर हम वजन की बात करें तो 10 से 15 ग्राम होती है। 10 से 15 ग्राम होती है। हर एक जो वृषण है उसका आकृति जो है अंडाकार होता है। हर एक वृषण का अगर डायमेंशन देखा जाए तो वृषण की जो लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर, वृषण की जो चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पे लेवल भी किया था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े थे, हमने समझा था कि वृषण बाहर से दिखाई किस रंग का देता है, तो ये हल्का गुलाबी रंग का दिखाई देता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने ये समझा था कि वृषण जो है वो व्यवस्थित भले ही रहता है वृषण कोश के अंदर, लेकिन उदर गुहा से ये जुड़ा होता है एक विशेष रस्सी नुमा संरचना के द्वारा, एक विशेष छड़ नुमा संरचना के द्वारा, जिसको स्पर्मेटिड कोड कहते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है कि स्पर्मेटिड कोड होता क्या है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो 2 वृषण होते हैं ना वृषण कोश के अंदर, उसमें से जो बायां वाला वृषण है वो थोड़ा सा नीचे होता है और दायां वाला वृषण थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है। और इसका बेनिफिट क्या मिल जाता है, इसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि सर जी कि अगर क्या होने वाला है कि जो लेफ्ट साइड वाला वृषण अगर नीचे होगा, लेफ्ट साइड वाला वृषण अगर नीचे होगा और राइट वाला थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, कोई भी ऊपर और अगर नीचे होता है, ठीक है, तो बाहर से अगर फोर्स पड़ती है, बाहर से अगर इस पे वजन डाला जाता है, ठीक है, बाहर से अगर इस पे वजन डाला जाता है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर, ये ऊपर स्लिप कर जाएंगे और ये जो है नीचे स्लिप कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जो
चोट लगना है या फिर कह सकते हो बाहरी जो दबाव है वो कम महसूस होंगे। लेकिन अगर दोनों सेंटर पे होते तो आई थिंक एक्सटर्नल प्रेशर के कारण इट में भी पॉसिबल कि जो ब्रिशन है वो उसमें वो डैमेज हो सकता है। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जो वृषण है इसका निर्माण भ्रूणावस्था में होता है। भ्रूणावस्था का मतलब क्या है कि जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं, जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं तो उस दौरान ही हमारे सारे अंगों का निर्माण होता है, तो वृषण का भी निर्माण होता है। क्लियर है? लेकिन मजे की बात यह है ना कि वृषण जब बनता है तो वो हमारे उदर गुहा में होता है। वृषण जब बनता है तो वह हमारे उदर गुहा में होता है। लेकिन जब भ्रूणावस्था का 7वां महीना 8वां महीना के आसपास जब आता है तो भ्रूणावस्था के 7वें महीने तक जो जो वृषण है बने तो उदर गुहा में है, लेकिन धीरे धीरे उदर गुहा से वो क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं, नीचे उतरते हैं और फिर जाकर वृषण कोष में आ जाते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान वृषण जो है उनके वृषण कोष में देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने समझा कि 7वें महीने तक जो वृषण है वो वृषण कोष में आ जाता है। क्लियर है? अगर किसी वजह से वृषण जो है रास्ते में ही अटक गया तो इस कंडीशन को हमने बताया था कि जन्म के बाद भी या जन्म के कुछ महीने बाद भी अगर वृषण रास्ते में ही अटका हुआ है, वृषण कोष में नहीं आ पाया है, तो इस स्थिति को हम लोग गुप्त वृषणता कहते हैं या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। ये टर्म हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है? अब यहां से हम आगे चलते हैं, पिछले लेक्चर में हमने यहां तक ही पढ़ा था। अगर आपसे पूछे कि बताइए ये जो वृषण है इसका काम क्या है, वृषण का कार्य क्या है? ठीक है? तो वृषण के मुख्य दो कार्य हो जाएंगे बउआ, वृषण के मुख्य दो कार्य हो जाएंगे। ठीक है? तो दो कार्य कौन कौन से हो जाएंगे तो हम लिख लेते हैं हैशटैग देकर, वृषण वृषण के कार्य, वृषण के कार्य यानी फंक्शन या फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम क्या है? ये नर जनन तंत्र में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्यों है? नर जनन तंत्र में ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे का वजह है बउआ कि लैंगिक जनन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युग्मक बनने चाहिए। लैंगिक जनन में सबसे बड़ी विशेषता है कि युग्मक बनने चाहिए। जनक की संख्या 2 होती है, दोनों युग्मक क्या होते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे से संयोग करते हैं, संलयन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर जाकर नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो यहाँ जो वृषण है ये करेंगे क्या? तो वृषण के मुख्य दो कार्य हो जाएंगे। बोर्ड में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है कि वृषण के कार्यों को लिखिए, कि वृषण के मुख्य दो कार्य हो जाएंगे। सबसे पहला कार्य ये है कि ये नर युग्मक, ये नर युग्मक, नर युग्मक और नर युग्मक कौन? तो ये नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ये नर युग्मक शुक्राणु का क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है? ये नर युग्मक शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी कि इसका पहला फंक्शन है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है ये कौन करेगा? टेस्टिस करेगा। इसके अलावा जो नर जनन हार्मोन होते हैं, इसके अलावा जो नर जनन हार्मोन होते हैं, नर जनन हार्मोन, उसका भी निर्माण जो है वृषण ही करता है। तो नर जनन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है? तो वृषण जो है मुख्य दो कार्य हो गया, नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा नर जनन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स का क्या मतलब हो गया? वैसा हॉर्मोन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट कराए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही तरीके से चलाए और उसका मेंटेनेंस करे। वो सारे हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो कहां से होने हैं? वृषण से होने हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं और जो नर जनन हार्मोन होते हैं उसको उसको पुंजन कहते हैं। नर जनन हार्मोन को क्या कहेंगे? पुंजन कहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, नर जनन हार्मोन को पुंजन कहेंगे और इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोजन, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोजन। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि वृषण जिस नर जनन हार्मोन का स्रावन करता है, वृषण जिस नर जनन हार्मोन का स्रावन करता है वो है, वृषण जिस एंड्रोजन का स्रावन करता है वो है टेस्टोस्टेरोन, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं, निम्न में से कौन जो है नर जनन हार्मोन है? ठीक है? तो एंड्रोजन याद रखिएगा। अगर एंड्रोजन नहीं है ऑप्शन में तो उस कंडीशन में आपको आंसर क्या करनी है? टेस्टोस्टेरोन आंसर करनी है। तो आई थिंक अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है या फिर नीट के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप इसका आंसर सही तरीके से कर लोगे कि वृषण का मुख्य दो कार्य होता है। पहला कार्य है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा काम है नर जनन हार्मोन यानी एंड्रोजन का निर्माण करना। क्लियर है इतनी चीजें?
इतनी चीजें क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे मान लें कि वृषण ही नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करता है और वृषण के अंदर ही नर जनन हार्मोन का निर्माण होता है और वृषण ही नर जनन हार्मोन का स्रावन करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको वृषण के अंदर जाना होगा, ठीक है। तो वृषण के अंदर कब जाएंगे, जब हम एक वृषण लेंगे और उस वृषण को क्या करेंगे, हम कट करेंगे, ठीक है। जब वृषण को हम कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे और उसके बाद फिर उसके अंदर हम देखेंगे चीजों को कि क्या व्यवस्था है वृषण के अंदर, तब हम लास्ट कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि किस तरीके से या फिर क्या वास्तविक में वृषण जो है ये शुक्राणु बनाता है या नहीं, या फिर वास्तविक में नरजनन हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावन वृषण से होता है या नहीं। तो इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, वृषण का आंतरिक संरचना देखना होगा, ठीक है। तो चलिए वृषण के आंतरिक संरचना पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है वृषण, वृषण का आंतरिक, वृषण का आंतरिक संरचना, वृषण का आंतरिक संरचना यानी इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्टिस लेने वाले हैं और फिर हम इस टेस्टिस को कट करेंगे, ठीक है। फिर हम इस टेस्टिस को कट करेंगे और कट करके हम इसके अंदर देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिला है। जो हमारा नेचर है, जो हमारे गॉड है, वो किस तरीके से टेस्टिस को अंदर में अरेंज करके रखे हुए हैं, क्लियर है। तो देखिए बुआ, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो वृषण होता है वो अंडाकार होता है, जो वृषण होता है वो अंडाकार होता है, ये चीज तो आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो वृषण है ना, प्रत्येक वृषण बाहर से क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त परत से, दोहरी झिल्ली युक्त परत से घिरी होती है। तो प्रत्येक जो वृषण है वो बाहर से दोहरी झिल्ली युक्त परत से क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। और वो परत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो परत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा प्रत्येक वृषण है ये बाहर से दोहरी झिल्ली युक्त परत से क्या मिलेगा, घिरा हुआ मिलेगा। दोहरी झिल्ली युक्त परत से क्या मिलेगा, घिरा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त जो परत आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये इतना ज्यादा चौड़ा नहीं होता, इतना ज्यादा चौड़ा नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पर चीजें आपको आप नजदीक से देख पाओ इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्लियर है। अब ये जो है इसको कहने क्या वाले हैं, ये जो बाहर से डबल लेयर आपको देखने को मिल रही है कनेक्टिव टिश्यू का, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये है क्या, तो इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग, इसको नाम दे लेते हैं, ठीक है, यौनिक, यौनिक, यौनिक अस्तर कहते हैं, इसको यौनिक अस्तर कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस। यौनिक अस्तर कहते हैं या फिर इसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है यानी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है ये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोनों झिल्ली के बीच में क्या होता है, दोनों झिल्ली के बीच में गुहा देखने को मिलता है। तो दोनों झिल्ली के बीच क्या होता है, गुहा यानी कैविटी होता है, गुहा पाया जाता है। दोनों झिल्ली के बीच गुहा पाया जाता है, ठीक है, कैविटी पाई जाती है। और इस कैविटी में क्या मिलने वाला है, इस कैविटी में क्या मिलने वाला है, तो इस कैविटी में यानी जो गुहा है, गुहा में द्रव भरे होते हैं, गुहा में द्रव भरे होते हैं, गुहा में द्रव भरे होते हैं। इस द्रव को क्या कहेंगे, तो इस द्रव को हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं, इस द्रव को हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं, इस द्रव को हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि सबसे बाहर जो है ये दोहरी झिल्ली युक्त परत होती है जिसको यौनिक अस्तर कहते हैं। दोनों झिल्ली के बीच में कैविटी पाया जाता है, उस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। इसका मतलब ये है कि दोनों कैविटी के बीच में क्या मिलेगा, सॉरी दोनों लेयर के बीच में एक पेराइटल है, एक पेराइटल मेम्ब्रेन कहलाता है और एक जो है विसरल मेम्ब्रेन कहलाता है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको क्या मिलने वाला है, फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को ही हाइड्रोसिल कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोसिल पहले से प्रेजेंट रहता है टेस्टिस को जर्क से बचाने के लिए, झटका से बचाने के लिए, चोट लगने से, क्योंकि ये बाहर से जब दबाव पड़ता है ना तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन को थोड़ा रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को ये थोड़ा रिड्यूस करता है, ठीक है। ये फ्लूडी यहाँ पे पार्टीशन होने के कारण कहीं ना कहीं बाहर वाला जो झटका है वो रिड्यूस होता है, टेस्टिस के इंटरनल जो पार्ट है वो सेफ बचे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहने क्या वाले हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोसिल कहेंगे। जो अंदर में द्रव भरा हुआ है ये द्रव क्या कहलाएगा, हाइड्रोसिल कहलाएगा। तो लिख लेते हैं हाइड्रोसिल कहलाएगा, ठीक है। यही हाइड्रोसिल है बउआ, आप लोग ऐसा टर्म यूज करते हुए सुने होंगे किसी को कि हाइड्रोसिल बढ़ गया,
हाइड्रोसिल बढ़ना का मतलब क्या है कि पहले से हाइड्रोसिल मौजूद था, लेकिन हुआ क्या है कि इन्फेक्शन के कारण या चोट लगने के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण ये फ्लूइड क्या हो चुका है, बढ़ गया है, इसका मात्रा बढ़ गया है, जो कभी कभी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं अगर इन्फेक्शियस है तो, और नहीं तो कभी कभी ऑपरेट करके फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? तो नॉर्मल स्थिति में भी पतली मेम्ब्रेन जैसा ही सही, बट ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही हम लोग चलेंगे ना, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो इसके अंदर मिलने वाला है हमारे टेस्टिस का सबसे हार्डेस्ट लेयर। हमारे टेस्टिस का सबसे हार्डेस्ट लेयर इसके अंदर में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्वोजिनिया। हमारे टेस्टिस का सबसे हार्डेस्ट लेयर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्यूनिका एल्वोजिनिया कहेंगे। ये फाइब्रस लेयर होगी, ये फाइब्रस लेयर होगी, और कुछ इस तरीके से इसके अंदर, कुछ इस तरीके से इसमें आपको जो है, कुछ इस तरीके से इसमें आपको जो है उंगली जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये किसमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं देखने को बाहर से जो दूसरी हार्डेस्ट लेयर है इसमें देखने को मिल रही है। हाँ, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ये बना होता है फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, ये रेशेदार जो उत्तक है उससे निर्मित होता है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेशेदार उत्तक से बना हुआ होता है, इसीलिए तो ये हार्ड होता है। ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, इसीलिए ये हार्ड होता है। ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, इसीलिए ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्लियर है? इतनी चीज है। ये वाली जो लेयर है ना, चलिए पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसका जो नाम है ना बबुआ, इसका जो नाम है, इसको कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं, चलिए इसको कह लेते हैं, ये जो फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, इसको कह लेते हैं एल्बुजिनी, एल्बुजिनी, एल्बुजिनी अस्तर कहते हैं, एल्बुजिनी अस्तर कहते हैं, या फिर इसको ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। उस जगह पर आपको ट्यूनिका एल्बुजिनी लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है कैसा है, तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, ये बना हुआ किस चीज से है, तो रेशेदार उत्तक से बना हुआ है, रेशेदार उत्तक से बना हुआ है, रेशेदार उत्तक से निर्मित है, रेशेदार उत्तक से ये बना हुआ है। ठीक है, रेशेदार उत्तक से ये निर्मित है। नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो एल्बुजिनी अस्तर है ना, ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, इसी कारण से ये हार्डेस्ट लेयर है। तो आप कह सकते हो ये सबसे कठोर परत है, ये सबसे कठोर परत है, ये हार्डेस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस है। और कहीं ना कहीं हमारे टेस्टिस का जो शेप है, ये जो ओवल शेप अंडाकार आकृति है, वो इसी की वजह से है। क्लियर है? तो रेशेदार उत्तक से निर्मित होता है, सबसे कठोर परत होती है। इसमें आपको जो है, इसमें आपको जो है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा रक्त केशिकाएं, जिसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, रक्त केशिकाएं, इसके अलावा लसिका, लसिका वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं, या फिर वाहिकाओं लिख दीजिए, लसिका वाहिकाओं का जाल आपको देखने को मिलेगा, लसिका वाहिकाओं का जाल आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। ठीक है, लसिका वाहिकाओं का क्या मिलने वाला है, जाल नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, वो चीज हम ऊपर बना देते हैं कि ये जो परत है, क्योंकि आपने स्पर्मेटिड में देखा था ना, क्या देखा था आपने स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड से होते हुए टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटिड को होते हुए टेस्टिस के अंदर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, तो रक्त केशिकाएं आ रहे हैं, यानी पतली पतली नसें आ रही है। ठीक है, जो आपको इस लेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस के सारे सेल्स को भोजन चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क तो मिलेगा ही ब्लड कैपिलरीज का। इसके अलावा अगर यहाँ पर आया है, अगर यहाँ पर आया है ब्लड, तो ब्लड को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर लसिका वाहिनी भी होने चाहिए।
ठीक है, लसिका वाहिनी भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर लसिका वाहिनी भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको इस लेयर में तंत्रिकाओं का भी जाल देखने को मिलेगा, काफी अधिक लार्ज अमाउंट में यहाँ पर आपको तंत्रिकाओं का जाल मिलेगा, जिसकी वजह से ये काफी सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी चोट लगने पर दर्द काफी अत्यधिक महसूस होता है, ठीक है, इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क उसका काफी अत्यधिक देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे कि इसके नीचे में, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके नीचे में आपको एक परत देखने को मिल रही है, जो कि काफी लेमिनेटिंग टाइप का लेयर है, और इसमें रक्त केशिकाओं का जो जाल होता है ना, यानी वैस्कुलर जो बंडल होते हैं, वो काफी अत्यधिक होते हैं, ठीक है। इसमें वस्कुलर बंडल जो है काफी अत्यधिक होते हैं, काफी पतली परत है, सबसे अंदर की परत है, और हाईली वैस्कुलेटेड लेयर होती है ये। इसको क्या कहने वाले हैं, तो ये बाहर से तीसरी परत, आप इसको नाम दे सकते हो, और इसका नाम है बउआ। तो इसको कह लेते हैं वास्कुलोसा परत, इसको कह लेते हैं वास्कुलोसा परत, इसको कह लेते हैं वास्कुलोसा परत। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, तो वास्कुलोसा परत कहेंगे, या फिर हम इसको ट्यूनिका वास्कुलोसा कहेंगे, ट्यूनिका वास्कुलोसा कहेंगे, ठीक है। सबसे अंदर की परत है, सबसे अंदर की परत है, तो आप कह सकते हो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। थिन लेयर होता है, काफी पतली होती है, थिन लेयर होता है, काफी पतली होती है, हाईली वैस्कुलेटेड है, यहाँ देख लो ब्लड का सप्लाई काफी अत्यधिक है, तो ये हाईली वैस्कुलेटेड होते हैं, ये हाईली वैस्कुलेटेड होते हैं। इसमें संवहक बंडल जो है, यानी कि रक्त ब्लड का जो सप्लाई है यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। इतनी चीजें क्लियर है, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और कुछ संरचना की बात करें। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि ये जो ट्यूनिका एल्बोजिनी लेयर है ना, ट्यूनिका एल्बोजिनी लेयर है ना, इससे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, और ये प्रोजेक्शंस कर क्या रहा है, कि अंदर एक बड़ा सा जगह था, उसको छोटे 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 जगह में बांट रहा है। ये जो प्रोजेक्शंस है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप जो देख रहे हो, आप ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हो टेस्टिस के अंदर, इसका नाम हम कहीं पे लिख देते हैं, इसका नाम हम कहीं पे लिख देते हैं, तो चलिए इसका नाम हम इस जगह पे लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम ऊपर ही लिख लेते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहने क्या वाले हैं, तो इसको कहेंगे हम ब्रिशन ब्रिशन पट्टिका कहेंगे, ब्रिशन पट्टिका कहेंगे, या फिर टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर सेप्टा कहेंगे, या सेप्टम कहेंगे, टेस्टिकुलर सेप्टम कहेंगे, ठीक है। तो इसको वृषण पट्टिका, यानी वृषण के अंदर ये दीवार बना रहा है ना छोटा छोटा, तो इसको हम वृषण पट्टिका कहेंगे, या फिर टेस्टिकुलर सेप्टम कहेंगे। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये जो टेस्टिकुलर सेप्टम है ना, इसके कारण वृषण के अंदर जो बड़ी जगह थी, वो छोटे 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 पाली में बट गया है, तो हर एक पाली जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको वृषण पालिका कहेंगे, कोई कठिन शब्द नहीं है, वृषण पालिका कहेंगे, वृषण पालिका कहेंगे, या फिर इसको हम लोग टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे, वृषण पालिका, या फिर क्या कहने वाले इसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहने वाले। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये देखोगे कि हर एक जो वृषण पालिका है ना, उसमें क्या होगी, एक कुछ पतली पतली जो है, कुछ पतली पतली जो है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में एक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पतली पतली कुछ नलिका अंदर जाएगी, और ये नलिका अंदर जाने के बाद एक दूसरे से ऐसे लिपट कर पिंड जैसी संरचना का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, पिंड जैसी संरचना का ये निर्माण कर लेंगे, इस तरीके से पिंड जैसी संरचना का ये निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या, तो ध्यान रखिए, ये जो नलिका अंदर गई है ना, इसी के अंदर शुक्राणु बनते हैं, इसीलिए इस नलिका को शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। इसी के अंदर शुक्राणु बनते हैं, इसीलिए इस नलिका को क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और शुक्रजनक नलिका जब अंदर जाकर एक दूसरे से लिपट कर पिंड बना लेती है, उसको शुक्रजनक पिंडक कहा जाता है, उसको शुक्रजनक पिंडक कहा जाता है। तो चलिए हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये जो पिंडक जैसी संरचना आपने देखा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शुक्रजनक पिंडक कहेंगे, इसको शुक्रजनक पिंडक कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे हम लोग सेमनीफेरस 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 ट्यूब्यूल कहेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे।
शुक्रजनक पिंडक कहेंगे या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे, ध्यान रखना है। ये जो शुक्रजनक पिंडक है ना, मतलब शुक्राणु का निर्माण करने वाली जो नलिका है उसके पिंड को शुक्रजनक पिंडक या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी होगी, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या ध्यान में रखनी है? ये जो वृषण पालिका है इसकी संख्या आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है तो अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते आप। ये जो वृषण पालिका है ना, प्रत्येक वृषण में अगर इसकी संख्या आप देखते हो तो प्रत्येक वृषण में इसकी औसतन संख्या आपको 250 के आसपास देखने को मिलेगा। प्रत्येक वृषण में वृषण पालिकाओं की संख्या जो है 250, यानी दोनों वृषण को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 500 के आसपास हो जाते हैं, एवरेजली 500 के आसपास हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक पिंडक है, ये जो शुक्रजनक पिंडक है ना वो इसकी कम से कम संख्या 1 या मैक्सिमम संख्या आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये 250 की संख्या इसकी होती है और ये 1 से 3 की संख्या में देखने को मिलेंगे, 1 से 3 की संख्या में देखने को मिलेंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर है, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। चलिए 1 मिनट दो। इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो बाहर निकली है इसको ट्यूबली रेक्टाई कह सकते हो या फिर इसको शुक्रजनक नलिका कह सकते हो, ठीक है। ये शुक्रजनक नलिका है और शुक्रजनक पिंडक से शुक्रजनक नलिका बाहर की ओर निकल रही है। हर एक वृषण पालिका से आप ये देख पा रहे हो कि शुक्रजनक पिंडक से शुक्रजनक नलिका जो है बाहर की ओर निकल रही है और बाहर की ओर निकलने के बाद ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। और वृषण के अंदर आप ये पाओगे, वृषण के अंदर आप ये पाओगे कि एक जाले जैसी संरचना का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। एक जाले जैसी संरचना का निर्माण हो गया है, ठीक है। और फिर ये जाला जो है वृषण से बाहर खुल रहा है, फिर ये जाले से कुछ नलिका बाहर की ओर निकल रही है। ऑन एन एवरेजली 10 से 12 की संख्या में बाहर की ओर ये निकलते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेजली 10 से 12 की संख्या में ये बाहर निकलते हैं और फिर जाकर आगे क्या करेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नॉमिनेशन करते हैं। तो आप यहाँ पर ये पाओगे कि सर जी ये जो शुक्रजनक पिंडक है ना, शुक्रजनक पिंडक से क्या हुआ, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या हुआ कि नलिका बाहर की ओर निकली जिसको हम शुक्रजनक नलिका कहेंगे। और ये जो शुक्रजनक नलिका है अंततः जाले जैसी संरचना का क्या कर रही है? निर्माण। तो वृषण के अंदर जो जाल बन रहा है, वृषण के अंदर जो जाल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको वृषण जालिका कहेंगे, इसको वृषण जालिका कहेंगे। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग वृषण जालिका कहने वाले हैं या फिर वृषण जालिका कहने वाले हैं या फिर इसको हम लोग रेटे टेस्टिस कहेंगे। वृषण जालिका या फिर इसको हम लोग रेटे टेस्टिस कहेंगे, वृषण जालिका या फिर इसको हम लोग रेटे टेस्टिस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो रेटे टेस्टिस है, देखो शुक्राणु यहाँ बनेगा, शुक्राणु बनने के बाद इस नलिका को होते हुए इसमें जाएगा और यहाँ से फिर वृषण से ये कहाँ निकलेगा? बाहर। तो वृषण से शुक्राणु को बाहर लाने वाली जो नलिका है इसका नाम हम पहले ले चुके हैं, इसको शुक्रवाहिका कहते हैं, इसको शुक्रवाहिका कहते हैं। तो हम कहीं पे इसका नाम लिख लेते हैं, इसको क्या कहने वाले हैं हम लोग? तो ये जो है शुक्रवाहिका है, ये जो है शुक्रवाहिका है। तो हम इधर लिख लेते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका या फिर हम इसको नाम देंगे शुक्रवाहिका या फिर वाशा इफेरेंसिया। ये चीज जानते हो, वासा इफेरेंसिया, इफेरेंसिया इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये क्या करता है? शुक्राणु Sorry. को वृषण से बाहर लाता है, ठीक है। अब शुक्राणु वृषण से बाहर शुक्रवाहिका के द्वारा आएगी और बाहर आने के बाद कुछ समय तक अप्रोक्सीमेटली 24 आवर तक क्या होते हैं कि ये जो शुक्रवाहिका है इसके द्वारा निर्मित एक जो विशेष संरचना है, इसके द्वारा निर्मित ये जो विशेष संरचना है, ठीक है, जो कि कॉमा जैसी आकृति का दिखाई दे रहा है, जो कि कॉमा जैसी आकृति का दिखाई दे रहा है। ये जो कॉमा जैसी आकृति की संरचना है ना वो, इस कॉमा जैसी आकृति की संरचना को हम लोग अधिवृषण कहते हैं। और ये अधिवृषण जो है एक नलिका के द्वारा नीचे की ओर खुलेगी। तो आपको अच्छे से पता है ये नीचे की ओर जो खुलने वाली है एक नलिका के द्वारा खुलने वाली है, ठीक है। तो एक नलिका के द्वारा खुलने वाली, क्लियर है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, ये ऊपर की ओर एक नलिका जाती है, ऊपर की ओर एक नलिका जाती है। अगर आपने पहले के क्लासेस को अटेंड किया है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो ये जो शुक्रवाहिका है बाहर की ओर निकलती है और निकलने के बाद ये कॉमा जैसी आकृति का क्या करती है? निर्माण। ये जो कॉमा जैसी आकृति है इसको हम अधिवृषण कहते हैं, ये जो कॉमा जैसी आकृति है इसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। तो हम नाम लिख लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? अधिवृषण कहेंगे या फिर हम इसको एपीडी
एपिडीडाइमिस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं या फिर एपिडीडाइमिस कहते हैं। और ये जो एपिडीडाइमिस है ये इसका हेड है, ये मेन बॉडी है और नीचे टेल है। टेल से क्या हो रहा है, पूंछ से क्या हो रहा है, एक नलिका बाहर की ओर निकल रही है जो शुक्राणु को उदर गुहा की तरफ ले जाएगी, जिसको हम शुक्र वाहक कहेंगे या फिर इसको हम वास डिफरेंस कहेंगे। शुक्र वाहक या फिर वास डिफरेंस कहेंगे। ये नाम आप पहले भी सुन रखे हो, ये नाम आप पहले भी सुन रखे हो। तो इस तरीके से वृषण के अंदर किस तरीके की व्यवस्था होती है वो चीज आपने देखा, ठीक है। यानी वृषण को आपने कट किया, वृषण को काटने के बाद वृषण के अंदर जो भी चीजें नजर आई आपने उसको अच्छी तरीके से देखा है, ठीक है। कई बार कई बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जब भी पूछे जाते हैं तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहें कि अंतःवृषण नलिका का नाम अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या आंसर करोगे कि वृषण के अंदर कौन कौन सी नलिकाएं आपको देखने को मिल रही है। तो वृषण के अंदर सुखजनक नलिका है, फिर आपका जो है तो उसके बाद सुखजनक नलिका को आप ट्यूबुली रेक्टाई भी कह सकते हो। क्लियर है, उसके बाद वृषण जालिका देखने को मिल रहा है और फिर शुक्रवाहिका बाहर की ओर निकलती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। ये अंतःवृषण नलिकाओं का नाम हमने बताया जो कि वृषण के अंदर व्यवस्थित। इसको एक स्लाइड में कर देते हैं ताकि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो आप आसानी से ले पाओगे। इतनी सॉरी हुआ, इतनी चीजें क्लियर है। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको लगा कि जब हमने वृषण का स्ट्रक्चर पढ़ा, अंदर की व्यवस्था को देखा तो हमको वो जगह दिखाई दिया जिस जगह पर शुक्राणु बनते हैं या नरजनन हार्मोन का निर्माण होता है? ऐसा कोई भी चीज अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान ये देनी है, ये जो शुक्रजनक पिंडक आप देख रहे हो ना, वास्तव में ये जो शुक्रजनक पिंडक है यही वृषण के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये करता क्या है, तो यही शुक्राणु को भी बनाता है और इसी में कहीं ना कहीं वह कोशिकाएं पाई जाती है जो नरजनन हार्मोन का निर्माण और क्या करते हैं, स्रावन करते हैं। क्लियर है, तो हम उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां पर शुक्राणु बनते हैं और जहां से नरजनन हार्मोन का स्रावन होता है। क्लियर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में शुक्राणु किस कोशिका से बनते हैं और नरजनन हार्मोन किससे निर्मित होता है ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो शुक्रजनक पिंडक है ना इसको काटना होगा। तो हम लोग शुक्रजनक पिंडक को काटेंगे, ठीक है, शुक्रजनक पिंडक को काटेंगे। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा स्टेप शुक्रजनक शुक्रजनक पिंडक शुक्रजनक पिंडक का अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्रजनक जो पिंडक है इसके अनुप्रस्थ काट को हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर है, तो आप लोग भी जब नोट बनाओगे बहुआ कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी करनी है, ठीक है, ताकि सारी चीजें क्लियर हो और सारी चीजें ऑन द साइड नजर आए, ठीक है, एक स्पॉट में नजर आनी चाहिए। चलिए रिवीजन के टाइम, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, शुक्रजनक पिंडक का अनुप्रस्थ काट को समझेंगे, शुक्रजनक पिंडक के अनुप्रस्थ काट को समझेंगे, ठीक है। तो हम एक शुक्रजनक पिंडक लेते हैं, हम एक शुक्रजनक पिंडक लेते हैं और इसके अनुप्रस्थ काट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वो जो शुक्रजनक पिंडक है, आप जरा सा ध्यान से चीजों को समझना, जो शुक्रजनक पिंडक है वो क्या था, ऐसे करके शुक्रजनक नलिका थी, पाइप था और ये पाइप एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके क्या था, लिपटा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके लिपटा हुआ था। तो ये जो है ये ये है शुक्रजनक शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका है या फिर सेमिनिफेरस 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 डक्ट है ये, सेमिनिफेरस डक्ट है ये, ठीक है, जिसको ट्यूबुली ट्यूबुली रेक्टाई भी कुछ बुक लिख देते हैं, ट्यूबुली रेक्टाई भी कुछ बुक लिख देते हैं। इतनी चीज समझ में आई। और ये शुक्रजनक नलिका ही वृषण पालिका के अंदर जाती है और एक दूसरे के ऊपर लिपट कर पिंड बना लेती है। तो मतलब ये क्या है, शुक्रजनक नलिका का ही तो पिंड है, इसीलिए तो हम इसका नाम क्या रखे, शुक्रजनक पिंडक नाम रखे, इसको शुक्रजनक पिंडक नाम रखे या फिर इसको हमने कहा सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। सिंपल सी बात है, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। आप खुद इमेजिन करो कि एक लंबी सी मुलायम पाइप है और आपने उसको एक के ऊपर एक लिपटा दिया, उसका बंडल लिया, आपने काटा, काटने के बाद आप कटा हुआ जो सिरा है उसको देखोगे, ठीक है। तो जब आप इसको काट दोगे,
जब आप इसको काट दोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाने, जब आप इसको काट दोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाने, कैसे होंगे तो देखिए, ये था शुक्रजनक नलिका और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्या था, लिपटा हुआ। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऊपर से काट दिया। जैसे ही हम काटेंगे तो हमको ये ऊपरी सतह दिखनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया और ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, ये ऊपर जो चीजें आप देख रहे हो, ये ऊपर में जो चीजें आप देख रहे हो, बस ये वाला जो सरफेस है, इसी को हम लोग बड़ा करके देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे। आया ना, तो आप क्या देखोगे बउआ, तो वो तो बंच ऑफ डक्ट था, यानी कि नलिकाओं का वो ग्रुप था, और आपने उसको कट किया और उसके आगे वाले पार्ट को देखने जा रहे हो। ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, तो आपको तो इतना ही चीजें दिखने वाली है ना बुआ। इसको जब आप बड़ा करके देखोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, देखो। तो आप क्या कर रहे हो कि जूम करके देखने का प्रयास कर रहे हो। चीजों को जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सब कुछ आसान है, कुछ भी भारी नहीं होता, बस कंसंट्रेशन सही बना रहना चाहिए। ऊपर वाला जो सतह है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गोल गोल नलिकाओं का क्या दिखेगा, पेंट दिखेगा। तो देखो, जब आपने काटा तो काटा तो क्या था, वो नलिका का, पाइप का, वो पाइप का ही तो ग्रुप था ना, पाइप का ही तो वो गुच्छा था। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपरी सतह पर आपको पाइप देखने को मिलेगा, यानी शुक्रजनक जो नलिका है ना, जो शुक्रजनक नलिका है ना, आपको शुक्रजनक नलिका का ऊपरी सतह देखने को मिलेगा, शुक्रजनक नलिका का ऊपरी सतह देखने को मिलेगा। एक मिनट रुको, शुक्रजनक नलिका का ऊपरी सतह देखने को मिलेगा। ये जो ऊपरी सतह आप देख रहे हो, ये किसका, शुक्रजनक नलिका का ही तो, किसका देख रहे हो, तो ये जो है ये है क्या, तो बेसिकली ये है शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका है, या फिर आप इसको कह सकते हो सेमनीफेरस, 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 ये डक्ट, डक्ट का ये अपर ऊपरी सतह आपको देखने को मिल रहा है। आप ये देख रहे हो कि बहुत सारा शुक्रजनक नलिका का ऊपरी सिरा दिख रहा है हमें, ठीक है। अब ये जो शुक्रजनक नलिका का ऊपरी सिरा है, इसको आप जैसा ध्यान से देखते हो तो हर दो शुक्रजनक नलिका के बीच में आपको कुछ जगह दिखाई दे रही है, हर दो शुक्रजनक नलिका के बीच में आपको कुछ क्या दिखाई दे रही है, जगह दिखाई दे रही है। तो कोई भी दो शुक्रजनक नलिका लेते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, उसके बीच में जो जगह होता है, उस जगह को अंतराली अवकाश कहते हैं, उस जगह को अंतराली अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो ले लीजिए, तो क्या हम ये एक शुक्रजनक नलिका है, ये एक शुक्रजनक नलिका है, और इसके बीच का जो जगह है, क्या हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अंतराली अवकाश, इसको कहेंगे अंतराली अवकाश, या फिर इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल स्पेस कहेंगे इसको, इंटरस्टीशियल स्पेस कहेंगे। आप लोग को दिखाई दे रही है ना, चलो थोड़ा सा मिस कर रहा है, इंटरस्टीशियल स्पेस कहेंगे हम इसे। ठीक है, तो कोई भी दो शुक्रजनक नलिका ले ले, इसके बीच में जो जगह होगा, ये सारे जगह को हम लोग क्या कहेंगे, अंतराली अवकाश कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो अंतराली अवकाश है, क्या ये खाली होता है, तो नहीं, इसके बीच में कुछ द्रव होते हैं जो हर एक शुक्रजनक नलिका को एक दूसरे से चिपका के रखते हैं, जिसको आप बेसमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसमेंट देखने को मिलेगा, कुछ चिपचिपा द्रव देखने को मिलेगा, जो सबको एक दूसरे से क्या करके रखे हुए हैं, चिपका के रखे हुए। तो यहाँ पर आपको बेसमेंट देखने को मिलेगी, जो हर नलिकाओं को एक दूसरे से ये क्या करके रखे हुए हैं, चिपका के रखे, यहाँ पे बेसमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें और कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, तो सर जी ये जो अंतराली अवकाश है ना, इसमें आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा, इसमें आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा। इसका तो रक्त नलिकाओं का, ठीक है, रक्त केशिकाओं का, ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पर जाल देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का जाल देखने को मिलेगा, तो इसमें ब्लड कैपिलरीज का क्या है, जाल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको जो है, इसके अलावा इसमें आपको जो है, ठीक है, लसिका वाहिनी का भी क्या मिलेगा, नेटवर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको जो है तंत्रिका कोशिकाओं का भी नेटवर्क देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको तंत्रिका कोशिकाओं का भी क्या मिलेगा, नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ये हाईली वैस्कुलेटेड हो गया, इसमें आपको तंत्रिकाओं का जाल, रक्त केशिकाओं का जाल और वाहिकाओं का क्या मिल रहा है, जाल देखने को मिल रहा है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा कि सर जी जगह जगह पर ना
जगह जगह पर ना आपको कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह मिलेगा। जगह जगह पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या मिलना है, समूह मिलना है। जैसे यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की अंतःस्रावी कोशिका है, अंतःस्रावी कोशिका है, ध्यान रखना है। एंडोक्राइन सेल्स हैं ये, एंडोक्राइन सेल्स हैं, यानी ये ग्रंथि की तरह कार्य करेंगे और कुछ ना कुछ पदार्थों का निर्माण और स्रावन तो करने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर जी ये वही कोशिकाओं का समूह है जो नर हार्मोन का स्रावन करते हैं, नर जनन हार्मोन का स्रावन करते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण और स्रावन करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो कोशिकाएं हैं नर जनन हार्मोन का निर्माण और स्रावन करने वाला, शुक्रजनक पिंडक के अंतराली अवकाश जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ की सारी कोशिका को प्रोटेक्शन मिल सके इसके लिए आपको बीच बीच में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs भी घूमते हुए देखने को मिलेंगे, WBCs भी घूमते हुए देखने को मिलेंगे। वो है ना WBC, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, इसका काम होता है रोग से बचाना। ऑब्वियस सी बात है ये घूमते रहेंगे ताकि यहाँ पर कोई रोगाणु आके संक्रमण ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अंतराली अवकाश जो है ये सबसे पहले है क्या चीज, अंतराली अवकाश जो है ये चीज क्या है, तो सर जी ये जो अंतराली अवकाश है ना, ये जो अंतराली अवकाश है, ये जो अंतराली अवकाश है किन्हीं किन्हीं दो शुक्रजनक शुक्रजनक नलिका के बीच का स्थान है, के बीच का स्थान है, के बीच का स्थान है। तो किन्हीं दो शुक्रजनक नलिका के बीच का स्थान को हमने क्या नाम दिया, अंतराली अवकाश। इसके अलावा हमने देखा क्या, इस अंतराली अवकाश में आपको रक्त केशिकाओं, जिसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, रक्त केशिकाओं, इसके अलावा लसिका लसिका वाहिकाओं, लसिका वाहिकाओं और तंत्रिकाओं का, और तंत्रिकाओं का जाल देखने को मिल रहा है, जाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जाल पाया जाता है। इसके अलावा आपने क्या देखा, इसके अलावा आपने देखा कि इसमें दो विशेष टाइप की सेल भी है। ठीक है, इसमें दो दो विशेष दो विशेष आपको क्या है, कोशिकाएं भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको दो विशेष कोशिकाएं देखने को मिल रही है, कोशिकाएं देखने को मिल रही है। वो कौन कौन सा है, तो एक तो इसमें आपको देखने को मिल जा रहा है क्या, कुछ विशेष प्रकार का, ये हरा हमने जो बनाया है। ठीक है, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं बउआ, ध्यान रखिएगा इसका नाम आपको पता होना चाहिए। आप इसको कह सकते हो अंतराली अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अंतराली अवकाश में, ये ग्रीन वाला अंतराली अवकाश में है, इसीलिए हम इसको अंतराली कोशिकाएं कह रहे हैं। या फिर इसका दूसरा नाम भी है जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, लीडिंग लीडिंग कोशिकाएं। इसको आप अंतराली कोशिका कहोगे या फिर लीडिंग कोशिकाएं कहोगे। ठीक है, अंतराली कोशिका अगर आप नाम देते हो तो इसको कहोगे इंटरस्टीशियल इंटरस्टीशियल सेल्स कहोगे, इंटरस्टीशियल सेल्स कहोगे। अगर लीडिंग सेल देते हो तो लीडिंग सेल से लिखना पड़ेगा, लीडिंग सेल्स कहो। इसका काम क्या होता है, तो सर जी यही तो करता है, क्या करता है, तो ये स्रावित करता है, ये स्रावित करता है। तो इसका काम है स्रावन करना, इसका स्रावन करना। तो नर जनन हार्मोन, नर जनन हार्मोन, नर जनन हार्मोन का ये क्या करता है, श्रावन करता है। नर जनन हार्मोन, एक मिनट बउआ, नर जनन हार्मोन का श्रावन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर जी ये जो नर जनन हार्मोन यानी कि जो कुंजन है, जो एंड्रोजन है, या फिर आप कह सकते हो जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, इसका जो प्रोडक्शन और सिक्रीशन जो है, ये दोनों एक ही चीज है बउआ। ठीक है, हमारे टेस्टिस से सिक्रीट होने वाले जो एंड्रोजन है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो ये जो अंतराली कोशिका है ना, ये नर जनन हार्मोन यानी पुंजन या टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है, स्रावन करती है, ये इसका प्रोडक्शन और स्रावन करती है। इसके अलावा और भी चीजें आपको उसमें देखने को मिली, क्या देखने को मिला, तो उसमें आपको और जो चीजें देखने को मिली हम उसको किधर लिखते हैं, चलिए इस साइड लिख देते हैं। और इसमें आपको देखने को मिल गया था, चलिए बी नंबर डाल देते हैं, आपको इसमें मिला क्या चीजें देखने को मिल गई, तो प्रतिरक्षी
प्रतिरक्षी कोशिकाएं देखने को मिला, प्रतिरक्षी कोशिकाएं देखने को मिला, यानी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स देखने को मिले। और इसका काम क्या है? इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो है इसका काम क्या है? इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो है इसका काम है सर जी रोग से बचाना। ठीक है, बेसिकली ये है क्या? ये WBCs हैं, ये WBCs हैं। तो WBCs का काम होता है रोग से बचाना। इतनी चीजें समझ में आ गई तो डायग्राम पे चलते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा? अंतराली अवकाश में रक्त नलिकाओं का, रक्त केशिकाओं का, रक्त वाहिकाओं का और तंत्रिकाओं का जाल देखने को मिला, और जगह जगह पर हमको विशेष कोशिकाएं भी देखने को मिली है। क्लियर है? तो नाम लिख ले क्या इसका? इसका नाम लिख ले। ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है इसको हम लोग अंतराली अंतराली कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं या फिर लीडिंग लीडिंग कोशिकाएं कह रहे हैं, लीडिंग कोशिकाएं कह रहे हैं। अंतःस्रावी प्रवृत्ति की होती है ये करते क्या है? ये करते क्या है? तो ये मेल मेल हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन करते हैं। अंतराली कोशिकाएं यानी इंटरस्टीशियल सेल्स, या फिर इसको क्या कहेंगे? लीडिंग लीडिंग सेल्स कहेंगे। ठीक है, फंक्शन तो हमने उधर लिखा ही दिया, फंक्शन तो हमने उधर लिखा ही दिया। क्या? तो यही शराबित करते हैं किसको? यही शराबित करते हैं किसको? इसका काम है सिक्रीशन करते हैं किसका? तो एंड्रोजन का ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन करते हैं। इतनी चीजें कंप्लीट है, इतनी चीजें कंप्लीट। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखना है। नर जनन हार्मोन का स्रावन किस कोशिका से होती है? लीडिंग कोशिका से होती है। टेस्टोस्टेरोन का स्रावन किससे होती है? लीडिंग कोशिका से होती है। आई थिंक इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे ना तो हम क्या पाएंगे? हम ये पाएंगे कि सर जी ये जो आप कोशिका, आप जो ये नलिका देख रहे हो ना, ये जो आप नलिका देख रहे हो, नलिका का अपना एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार का भी नाम है, इस दीवार को फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। इस दीवार को फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। तो हम कहीं पे नाम लिख देते हैं इसका। जो शुक्रजनक नलिका है इसके दीवार को कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप फाइब्रोब्लास्ट कहोगे, फाइब्रोब्लास्ट कहोगे। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट कहोगे। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है क्या? तो अगर आपसे पूछे फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तो शुक्रजनक नलिका की जो दीवार है, यानी वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका की जो दीवार है उसको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। इस दीवार के अंदर चलते हैं, तो खाली जगह देखने को मिल रहा है। ये जो पाइप, कोई भी पाइप होता है तो उसका एक बाउंड्री होता है, बीच में खाली जगह होता है। ठीक है, ये खाली जगह आपको देखने को मिल रहा है हर एक में। इसको खोल कहते हैं, ठीक है, इसको खोल कहेंगे या फिर ल्यूमेन कहेंगे। खोल या फिर क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे। चलिए, ये सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबके अंदर है। इतनी चीजें क्लियर। फिर आगे क्या देखेंगे कि ये जो ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन में जाएंगे और जो फाइब्रोब्लास्ट है यानी शुक्रजनक नलिका की जो दीवार है उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे, क्या पाने वाले हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर हमको मिलने वाली है सर जी, यहाँ पर कुछ इस तरीके की कोशिका मिलेगी। यहाँ पर कलर का ऑप्शन ना काफी कम है। यहाँ पर इस तरीके की आपको कोशिकाएं देखने को मिलेगी जो कि पिरामिडीय आकृति का होगा, पिरामिडल शेप का होगा। ये सब में होगा, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जो संरचना एक में है वो सब में, एक में है जो सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब में हम नहीं बनाते हैं, बीच वाले को ही हम लेवल कर लेते हैं। क्लियर है? बीच वाले को ही हम लेवल कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ, ये ना, बीच वाले को ही लेवल कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, ये जो कोशिका आपने देखा ना जो कि पिरामिडीय आकृति का है, पिरामिडल शेप का है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं सर जी, सरटोली कोशिका। इसको कहते हैं सरटोली कोशिका। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं कहीं पे। इसको क्या कहेंगे? सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका। ये इंटरवल में देखने को मिलेंगे, अंतराल में देखने को मिलेंगे, पिरामिडल शेप का। सरटोली सेल कहेंगे हम इसको, सरटोली कोशिका, या फिर हम इसको सरटोली सेल्स कहने वाले। इतनी चीजें क्लियर है, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सरटोली सेल के बारे में कुछ लिख लेते हैं। ये जो सरटोली सेल है ये पिरामिडीय आकृति की है। ये चीजें तो नजर आ रही है। ये कैसी है? तो फर्स्ट लाइन, ये पिरामिडीय आकृति की है।
पिरामिडीय आकृति की कोशिका है, आकृति होती है इसकी, अंतराल पे पाया जाता है, अंतराल पर पाया जाता है, अंतराल पर पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या है? तो सर जी इसका बहुत सारा कार्य है, कार्य लिख लेते हैं, कार्य बहुत सारा तो नहीं है, ए नंबर लिख लेते हैं। पहला काम इसका क्या है? पहला काम क्या है इसका? पहला काम है कि जो अंदर में बन रही एंड्रोजन है ना, अंदर में बन रही जो एंड्रोजन है यानी टेस्टोस्टेरोन है, उसको टेस्टिस में ही रोकना। और टेस्टिस में ही रोकने के लिए ये क्या करती है, इन ये एबीपी या फिर आप कह सकते हो एक्टिविन नाम के प्रोटीन, एक्टिविन एक्टिविन नाम के प्रोटीन का ये निर्माण करती है। और ये एक्टिविन प्रोटीन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। क्या कर इंक्रीज कर देता है? तो कॉन्सेंट्रेशन को, किसके कॉन्सेंट्रेशन को? तो जो टेस्टोस्टेरोन है इसके कॉन्सेंट्रेशन को ये इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट, इनहिबिन जब ज्यादा हो गया, इनहिबिन इनहिबिन नाम का प्रोटीन जब कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज्यादा हो जाता है तब जाकर ये क्या करता है? कम करने का काम करता है इसका। तो एफएसएच के सिक्रेशन को ये कम कर देगा। जैसे ही एफएसएच के सिक्रेशन को कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्टोली की जो फंक्शनलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और एंड्रोजन का लेवल अगेन जो है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट सी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कि पोषण देना, किसको देना? पोषण देना। तो शुक्राणु निर्माण करने वाली जो कोशिका है ना, शुक्राणु निर्माण करने वाली जो कोशिका है ना, शुक्र जनक जो कोशिका है या शुक्रजन जो कोशिका है, शुक्रजन ही लिखते हैं, शुक्रजन कोशिका को पोषण देना, शुक्रजन कोशिका को पोषण देना इसका काम है। शुक्रजन कोशिका को पोषण देना। आप बोलोगे सर शुक्रजन कोशिका तो हमने देखा ही नहीं है। शुक्रजन कोशिका को हम लोग कहते हैं जर्म सेल, ठीक है, शुक्रजन कोशिका यानी जर्म सेल। तो शुक्रजन कोशिका को क्या कहेंगे? जर्म सेल। तो जर्म सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जर्म सेल ही आगे चलकर क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। जर्म सेल ही आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करती है। आप बोलोगे सर जर्म कोशिका तो अभी तक दिखा ही नहीं है हमें। हाँ, अभी तक हमने बनाया ही नहीं तो आपको दिखेगा कैसे? वो अब हम बनाने वाले हैं। तो आप जरा सा ध्यान से चीजों को समझना। तो जर्म कोशिका आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आप देखो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ना, जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो तो अंतराल में होती है। ये जो दो अंतराल है सर्टोली कोशिका का, इसके बीच में आपको क्या मिलने वाला है? घनाकार आकृति की कोशिकाएं मिलने वाली है, घनाकार आकृति की कोशिकाएं मिलने वाली है। और ये लगातार होगा, अंतराल में नहीं होगा। ये लगातार होगा, अंतराल में नहीं होगा। ये वही कोशिका है जो शुक्राणु का निर्माण करेगी, ये वही कोशिका है जो शुक्राणु का निर्माण करेगी। इसीलिए हम इसको क्या कहने वाले हैं? इसको कहने वाले हैं शुक्रजन कोशिका, इसको कहने वाले हैं शुक्रजन कोशिका। तो इसको कहेंगे नर नर जर्म कोशिका लिख सकते हैं हम इसको, नर जर्म कोशिका लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं शुक्रजन शुक्रजन कोशिका, नरजर्म कोशिका, या फिर हम इसको लिखेंगे शुक्रजन कोशिका। ये होता कैसा है? ये होता कैसा है? तो सर जी ये जो कोशिका है ना, सबसे पहली चीज तो है घनाकार आकृति का होगा, घनाकार आकृति का होगा, घनाकार आकृति का होगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा? सर जी शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु निर्माण करना इसका काम है, शुक्राणु निर्माण करना, ठीक है। नरजर्म कोशिका को मेल जर्म सेल कह सकते हो। शुक्रजन कोशिका जो कि इसी का दूसरा नाम है उसको आप स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हो। स्पर्मेटोगोनियम एक है तो स्पर्मेटोगोनियम, एक से ज्यादा है तो स्पर्मेटोगोनिया कहोगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका इंग्लिश में लिख देते हैं, ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे मेल नरजर्म कोशिका यानी मेल जर्म जर्म सेल, एक है तो मेल जर्म सेल, एक से ज्यादा तो मेल जर्म सेल्स कहेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है शुक्रजन कोशिका क्योंकि ये शुक्राणु बनाती है, नर युग्मक का निर्माण करती है। इंग्लिश में कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम, एक है तो गोनियम और एक से अधिक है तो गोनिया शब्द का उपयोग करेंगे। तो नरजर्म कोशिका यानी शुक्रजन कोशिका जो है वो है क्या? तो वो आपको मिलेगा ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट से चिपका हुआ घनाकार आकृति का मिलेगा, लगातार व्यवस्थित होगी, ठीक है। घनाकार आकृति का है और इसका काम है शुक्राणु निर्माण करना। और ये शुक्राणु ही तो नर युग्मक है, ये शुक्राणु ही तो नर युग्मक है, आपको बताया ना, ये शुक्राणु ही तो क्या है? नर युग्मक है यानी मेल गैमेट है। तो आई थिंक आपको ये दो चीजों का कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। ये जो शुक्राणु है ये नर युग्मक का निर्माण किसकी सहायता से करता है? तो नर युग्मक का निर्माण करता है वो ये नर जर्म कोशिका है इससे, ठीक है। और नर
हार्मोन का स्रावन किससे करता है? तो नर हार्मोन का स्रावन करता है वो इससे, ठीक है। तो इसका नाम है नरजर्म कोशिका, इसका नाम है सर्टोली कोशिका और इसका नाम है लीडिंग कोशिका, इसका नाम है लीडिंग कोशिका। ये नरजनन हार्मोन को बनाते हैं और उसका स्रावन करते हैं। ये सर्टोली कोशिका जो है ये शुक्र जनन के दौरान, शुक्राणु निर्माण के दौरान नरजन्म कोशिका को पोषण देते हैं और नरजन्म कोशिका शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा, इस तरीके से हमने ये देखा कि जो शुक्रजनक पिंडक है, ये जो शुक्रजनक पिंडक है, इसको काटने के बाद अंदर व्यवस्था किस प्रकार का है, काटने के बाद अंदर व्यवस्था किस प्रकार का है, ठीक है। और हम ये फाइनल कंक्लूजन पे भी पहुंच गए कि वास्तविक में जो शुक्राणु है वो नरजनन हार्मोन का स्रावन भी करता है, शुक्राणु का निर्माण भी करता है। नरजनन हार्मोन का जो स्रावन करता है वो किसकी सहायता से? नरजनन हार्मोन का स्रावन करता है लीडिंग कोशिका की सहायता से, और नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का जो निर्माण करता है वो नरजर्म कोशिका के द्वारा। इतनी चीजें समझ में आ गई। हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर जी जो नरजर्म कोशिका है ना वो किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी कंप्लीट हम लोग शुक्रजनन प्रक्रिया को समझेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को समझेंगे। तो आज जो भी लेक्चर में बताया गया, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार आप इस लेक्चर को अटेंड करो। और चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है बट कॉम्प्लिकेटेड है। आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। यहाँ से आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए ताकि रिवीजन सही से हो सके, और मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप को स्वस्थ रखिए, ठीक है।